कोटेशन टेंडर किया गया। टेंडर में 28 लोग करीब आए। 28 लोग में बाकी लोग को अनुचित तरीके से उन्हें मना किया गया। ये बात भी सत्य, हमने दस्तावेज निकाले हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे। मतलब शराब माफियाओं ने या जिनके पास ये काम थे वो सरकार को 50% जो लीगल शराब है वो दी जाती थी। तो ये लगभग 2000 करोड़ का जो घोटाला बोला जा रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा है। बहुत सारे स्टेट हैं जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी बेचते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है कि जो ऑफिशियली अपनी लिकर पॉलिसी बेचता है। होगा कि किसी जिला अधिकारी के क्षेत्र में अगर कम शराब अगर बिकी तो उसको नोटिस जारी हो जाता है कि आपके क्षेत्र में इतनी शराब क्यों बकी, इसका कारण बताइए। इन दिनों छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला सबकी जुबान पर चर्चा में है। चर्चा में क्यों है और आखिर ये घोटाला है क्या? क्या वाकई में घोटाला है? तमाम सवालों के जवाब जानने आज हम पहुंच चुके हैं एक खास जगह इसलिए भी क्योंकि जिनके पास हम पहुंचे हैं वो वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ इस पूरे मामले की अच्छी खासी जानकारी भी रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले को लेकर आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी से। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सती जी। ये जो पूरा मामला है छत्तीसगढ़ में, एक तो दो चीज़ें बहुत चर्चाओं में रहती है, एक तो शराबबंदी और दूसरा वो नंबर, वो परसेंट जो हर बार निकल कर आता है साल में, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में, कि लोग इतने की शराब पी गए। और अब तीसरी चीज़ निकल कर आ रही है शराब घोटाला। तो ये पूरा घोटाला है क्या और क्या ये वाकई में घोटाला है? हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये सरकार को एक तरफ से रेवेन्यू लॉस करके प्राइवेट हाथों में जो चली जाती है तो एक सरकार को नुकसान है। सरकार किसी की भी हो, अगर राजस्व का नुकसान हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये प्रदेश की, देश की क्षति है कि वो 2 नंबर में ज़्यादा काम होता है, 1 नंबर में जो रेवेन्यू आनी चाहिए उतनी होती नहीं है। ये हमेशा से सरकार इसका लोग इसका दोहन करते आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जितना सरकार को राजस्व मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। एक्चुअली ये राजस्व का नुकसान है। राजस्व के नुकसान को आप प्राइवेट हाथों में चला गया, जो प्रॉफिट होनी चाहिए थी प्रदेश को, हमारे प्रदेश को, वो प्राइवेट हाथों में चला गया। ये एक ऑटोमेटिक, ये बोलना चाहिए एक नेक्सस था जो एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल। तो जब ये आप इस चीज़ को इतनी दमदारी से कह रहे हैं कि ये नेक्सस था जो अप्रूव हुआ है, एक्सपोज हुआ है, तो जब ये एक्सपोज हो चुका है, ईडी की कार्रवाइयाँ लगातार हम इस पे देख रहे हैं। इस दौरान एक आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आता है जिसमें इस केस में मनी का जो मसला था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मसला था, तो उनका कहना है कि मनी ट्रेल नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले यहाँ तक मैं पहुँचूँ उसके पहले यही जानना चाहूँगी कि ये पूरा घोटाला कैसा है, इसमें किन चीज़ों का गबन किया गया है? क्या सिर्फ पैसे हैं या इसके अलावा, और अगर ये पैसों का गबन हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है? देखिए, ये पूरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ पे जो इसका राजस्व होता है, ये जो सरकार के हाथ में आता है, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास था पिछली सरकार में, जो बाद में आखिरी होते तक वित्तीय वर्ष 22 और 23 में लगभग 8200 करोड़ हो गया। हकीकत में ये इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में अगर बहुत माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इस छत्तीसगढ़ में। इसके पहले जाना पड़ेगा कि पिछली सरकार में क्या था। देखिए, पिछली सरकार में ब्रिवरेज कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था थी जिसके काम थे कि सरकार के, इसको FL10 लाइसेंस एक होता है। FL10 लाइसेंस जो है, जो सरकार के बिहाफ में खरीदी और बिक्री करेगा, कुछ एक संस्था को FL10 लाइसेंस दिया जाता है। FL10 लाइसेंस पे खेल हुआ है। FL10 लाइसेंस पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि ये किसके पास था। ये छत्तीसगढ़ ब्रिवरेज कॉरपोरेशन के पास था। ब्रिवरेज कॉरपोरेशन वहाँ से शराब मैन्युफैक्चरर से शराब लेती थी और एक्साइज डिपार्टमेंट को देती थी और अपने कमीशन जो उनके छोटा सा एक प्रॉफिट शेयर थी वो रखती थी। उससे ब्रिवरेज कॉरपोरेशन चलता था। हुआ ये कि ये 2020 लॉकडाउन के पहले मार्च में जो ब्रिवरेज कॉरपोरेशन को लगभग भंग कर दिया गया और ये व्यवस्था जो सरकारी थी, जो ब्रिवरेज कॉरपोरेशन के पास जो अधिकार थे FL10 लाइसेंस के, जिसके बिहाफ में वो शराब को खरीदी और बिक्री करते थे, वो 3 प्राइवेट लोगों को दे दिया गया। कोटेशन टेंडर किया गया। टेंडर में 28 लोग करीब आए। 28 लोग में बाकी लोग को अनुचित तरीके से उन्हें मना किया गया। ये बात भी सत्य, हमने दस्तावेज निकाले हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे, उनको बलपूर्वक सब चीज़ें, हम स्पष्ट रूप से कहूँ तो उन्हें बोला आप टेंडर नहीं डालेंगे। और ये टेंडर फिर उन 3 लोगों को दिया गया जो इस इंडस्ट्री में ही नए थे। मतलब आप कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट संस्था से ये कार्य लेके अब 3 प्राइवेट आदमी को दे दिया गया। ये 3 प्राइवेट आदमी जो हैं जिनको काम दिया गया, अब ये FL10 लाइसेंस उनको अवार्ड कर दिया गया।
वो भी एक अमेंडमेंट करके विधानसभा में जल्दी जल्दी पारित करके इन लोगों को दे दिया गया। मार्च में उन लोगों के पास काम चला गया जो संस्थाएं खुद ही जनवरी में बनी थी। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत पुराना काम है या वो इसी लाइन के व्यवसायी हैं या कोई जन्मांतर से वो इस काम को करते आए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खुद ही नए थे, लेकिन समहाउ पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा था कि उनको काम जाने चाहिए थे, तो उनको काम चले गए। अब ये 3 संस्था के पास काम आ गया। ये विभाग ये प्राइवेट लोगों से शराब खरीद के सरकार को बेचते थे। ये एक घोटाला था कि FL10 इनको क्या सरकार से प्राइवेट आदमी के पास चले गए, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो था अब प्राइवेट हाथों में चला गया। ये था एक। उसके बाद फिर ये ऐसा हुआ कि शराब की दुकानों में ओवर रेट्स पे शराब बिकने लगी, तो वो एक अलग प्रॉफिट चला गया। एक क्राइम जो हुआ वो चीज़ है। ओवर रेट्स के बाद एक नई व्यवस्था आई कि शराब दुकानों में ही 2 काउंटर, मतलब एक कच्चे के पक्के के। अगर मैं आपके श्रोताओं के दर्शकों को बताऊं तो कच्चा मतलब उसमें 2 काउंटर थे कि उसमें कुछ की बिलिंग होती थी, कुछ की बिलिंग होती ही नहीं थी। मतलब शराब माफियाओं ने या जिनके पास ये काम थे वो सरकार को 50% जो लीगल शराब है वो दी जाती थी और बाकी को इलीगल शराब जो डायरेक्ट फैक्ट्री से सीधा उनकी शराब सरकारी शराब दुकान में आके बिकती थी। तो ये लगभग 2000 करोड़ का जो घोटाला बोला जा रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा है। प्रतिवर्ष जो है लगभग 7-8 हज़ार करोड़ की रेवेन्यू आती है। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से काम को देखें तो 20,000 करोड़ की रेवेन्यू विभाग सरकार इस जगह से ले सकती है। तो ये इसी में जुड़ा हुआ है। एक FL10 का घोटाला कि FL10 लाइसेंस उनको कैसा मिला है, फिर ओवर रेट्स का एक घोटाला, फिर सरकारी दुकान से अवैध शराब की बिक्री का घोटाला। अब अवैध शराब की बिक्री करना है तो आपको एक ब्लू कलर की वो आती है, आपने उसको जो हम बोलते हैं उसको स्कैन किया जाता है, हॉलमार्क वाला जो है वो एक चीज़ें रहती है। वो स्टिकर बनाने की अलग फैक्ट्री चालू हुई जो लीगल नहीं है, वो जो एक्साइज डिपार्टमेंट इलीगल छपाए गए नोएडा में। तो होलोग्राम की बात करते हैं हम। होलोग्राम वो अलग छपाने लगे, वो इलीगल छपने लगे तो उसकी अलग FIR नोएडा में। तो वो नकली होलोग्राम चिपका के अवैध रूप से सरकारी शराब दुकान से शराब बेची जा रही थी और प्राइवेट आदमी जो है करोड़ों रुपए प्रतिदिन के इस पे अर्न कर रहे थे। ये एक मोटा मोटी घोटाला है। जब 2000 करोड़ का लगभग हमारा अब जो है ये बजट 11,000 करोड़ के आसपास हो गया है। व्यवस्थाएं कितनी सुधरी हैं कितनी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो 3 लोग के पास काम था अब ये काम 9 लोग के पास हो गया। अब 9 लोग चलाएंगे, लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी ही फिलहाल दिख रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पैसा पहले 3 लोगों में बंटता था अब वो 9 लोगों में बंटेगा। हाँ, क्योंकि आपकी जो ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन है जिसको बनाया आपने, जिस पास ऑलरेडी आपके पास सरकारी संस्था है, वो तो आप उनको देने के बजाय फिर 9 लोग को दे दी गई। जबकि अब ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन इनके माल की स्टॉकिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और जो टूट फूट हुई उसकी जिम्मेदार ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन रहेगा। मतलब कि जो मलाई वाले काम हैं जिसमें खूब कमाई होती है वो अभी भी प्राइवेट लोगों के पास है। तो हम ये तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि अभी करप्शन इस पे बंद हो गया है, नहीं हुआ है, ईमानदारी कितनी बरती गई नहीं बरती गई। जो 3 लोग के पास थे वो, उसके बाद होता ये था कि जो शराब मैन्युफैक्चरर थे वो अपनी ही शराब को अवैध रूप से इस दुकानों में रखवाते थे। उन्हीं के लोग जो प्लेसमेंट कर्मचारी कहते हैं, शराब मैन्युफैक्चररों ने प्लेसमेंट एजेंसी का काम का ठेका भी ले लिया था। मतलब शराब भी उनकी, बेचेंगे भी वही और जो कमाई आधे से ज़्यादा था जो हमारे राजस्व आनी चाहिए थे अब वो सीधा उनके पॉकेट में जा रही थी। ये मोटा मोटी एक शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हो रहा था, ये मैंने स्वाति जी आपको बताया एक शॉर्ट में कि ये रेवेन्यू लॉस ऐसा हुआ, इस तरीके से ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन को भंग कर अन्य प्राइवेट लोग को दे दिया गया। तो ये मोटा मोटी ये जगलरी की जा रही थी और प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा था। अच्छा, इसमें चूंकि आपने काफ़ी पेपर वर्क भी किया है, काफ़ी खोजबीन की है, तो कुछ लोगों के नाम जो है वो इसमें बहुत उछल कर सामने आए हैं। ये किस तरीके के लोग हैं और इनका नाम आखिरकार इस पूरे ट्रेल में सामने कैसे आया? कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राजस्व मॉडल बनाया गया छत्तीसगढ़ का जो कहीं नहीं। आपको दर्शकों को बताओ कि ये
बहुत सारे स्टेट हैं जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी बेचते हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है कि जो ऑफिशियली अपनी लिकर पॉलिसी बेचता है, जो अन्य राज्यों को लिकर पॉलिसी, छत्तीसगढ़ ने ऑफिशियली लिकर पॉलिसी अन्य स्टेट को बेची और बेचने का प्रयास किया और बेची भी। झारखंड को आपने सुना होगा कि झारखंड में छत्तीसगढ़ की पॉलिसी को अडॉप्ट की और हमने उसके टर्नओवर के 2.5% हमने चार्ज भी किए। ये आधिकारिक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने हमारी, कि हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कम तादाद में ज़्यादा रेवेन्यू कैसे खींची जा सके। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1200 रुपये प्रति व्यक्ति की रेवेन्यू जनरेट करते हैं अन्य राज्य। मान लीजिए किसी राज्य की 3 करोड़ पॉपुलेशन है तो आप उसका 1200 से गुणा कर दीजिए, वो उसकी आबकारी राजस्व की रेवेन्यू होगी। लेकिन इकलौता छत्तीसगढ़ राज्य है जहाँ पे 2200 रुपये प्रति व्यक्ति आय खींचते हैं हम राजस्व। मतलब ये अनोखा एक नीति बनाई गई थी और इस नीति को कि कम पॉपुलेशन में, मतलब हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं लेकिन उतनी रेवेन्यू हम वो नहीं खींच पाते, तो हम उसमें माहिर हैं। मतलब छत्तीसगढ़ उसमें माहिर है, वो एक्सपर्ट आप कह सकते हैं कि लोग शिक्षा में एक्सपर्ट होते हैं कई स्टेट, हम लोग जो है आबकारी नीति में एक्सपर्ट है। आबकारी नीति हम बेच सकते हैं और बेचते भी हैं, और कैसे कम लोगों से ज़्यादा मुनाफा और फ़ायदा कमाया जाए, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है छत्तीसगढ़। अब इस पे अगला सवाल आपका क्या था? कि ये पूरा जो मामला कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहा, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं और आखिर इनका नाम जो है वो इस तरीके की चार्जशीट में, ईडी के छापों में कैसे सामने आया? देखिए, इसकी पूरी के पूरे मास्टरमाइंड इसके जो हैं वो तो मैं कह सकता हूँ कि अरुणपति त्रिपाठी जी हैं, जो इस इंडस्ट्रीज़ के हैं, जो BSNL से आए हैं, जो BSNL से बाद में इसके MD बने। ये पूरी जगलरी उनकी है, इसमें नो डाउट कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये चीज़ें संभव नहीं है। अनवर ढेबर जी जैसे व्यापारियों के भी नाम हैं, अन्य लोगों उन्होंने 3 फर्म बनाई, 3 फर्म के बाद इन्होंने उसको काम लिया, उसके बाद उसका प्रचार प्रसार चीज़ें काफ़ी कमाई हुई और इन्हीं लोगों ने, झारखंड भी इन्हीं लोगों से शराब नीति उनके द्वारा अपनाई गई। तो ये अनवर ढेबर और इन लोगों की जो कंपनियां थी या इनके मित्रों की जो कंपनियां थी, उन लोगों को काम दिया गया था ये, और बिना पॉलिटिकल नेक्सस के ये संभव नहीं था। ये जो पूरा एक, अब तो इसको षड्यंत्र ही कह सकते हैं। नेक्सस है पूरा पॉलिटिकल और प्राइवेट मिला जुला। तो जब ये नेक्सस उजागर होने की जब बात आई तो क्या कुछ उसमें रहा, कैसे हुआ? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो यही होता है ना कि कोई चीज़ सामने आई तो वो कैसे आई, कौन सी वो कड़ी थी जिसको चाहे वो ईडी के छापे कह लें, चाहे वो IT के छापों ने पहचाना और वो फिर यहाँ तक पहुँचे। मनी को लेके, मैंने PMLA को लेके ईडी के छापे के बाद कई दस्तावेज जो सामने आए, चाहे वो डिजिटल साक्ष्य हो चाहे दस्तावेजी प्रमाण हो, कई प्रमाण उनके पास आए हैं जिससे पता चलता है कि काफ़ी मात्रा में पैसों के लेन देन हवाला के माध्यम से किए गए। उससे ये फिर एक के बाद एक चीज़ें परते दर परते खुलती गई और पता चलते गया। तो ईडी के पास काफ़ी अच्छे दस्तावेज इसके मौजूद हैं कि शराब के पैसों को लेके काफ़ी हवाला इधर से उधर पेमेंट किए गए, भिजवाए गए हैं। उसी के मार्फत जब मनी ट्रेल हुआ तब इस पर चीज़ें इन्होंने खोली। हालांकि वो कितना कोर्ट में साबित हो पाता है कि नहीं हो पाता, कई लोग इन्वॉल्व हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं जो वर्तमान में काम कर रहे थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इस पे काम कर रहे थे, जो वर्तमान में CM हाउस में बैठे लोग थे वो लोग इस पे काम कर रहे थे, कई नियर एंड डियर उसमें लोग इन्वॉल्व थे, कई पुलिस महकमे के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो पूरी की पूरी नीचे से ऊपर तक की एक बड़ी कड़ी है। ये किसी एक या दो या किसी बिजनेस हाउसेस का काम हो या 2-4 लोगों का काम नहीं, ये पूरी के पूरी एक नेक्सस थी। व्यापारी, अधिकारी, पॉलिटिशियन, ये सब मिली इनकी पूरी की पूरी कारस्तानी है। बिल्कुल, जब किसी कारस्तानी की बात आती है तो उसमें फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है, ये हुआ जनता के बीच हुआ, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये, क्योंकि आरोप ठीक उसी समय सामने आया वर्तमान सरकार पर, जो उस समय थी पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की, जब ठीक सामने चुनाव था, और अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पर बड़ा फैसला आया है, और फैसला ये आया है कि मनी ट्रेल नहीं मिलने की वजह से इस याचिका को खारिज कर दिया गया और ईडी को फिर से डांट पड़ गई जी। अब उसके बाद EOW का भी एंगल आया। तो ये पूरा मामला क्या है? कुछ केसेस को लेके कुछ चीज़ों को ये याचिका खारिज हुई जिसमें
पूर्व रिटायर्ड आईएएस जो है अनिल टुटेजा, उनके सुपुत्र और लोग भी शामिल थे। तो वो उसके बाद फिर से देखिए, किसी चीज़ को मनी ट्रेल अगर नहीं मिल पाना तो अब नए सिरे, क्योंकि कुछ चीज़ें लीगल होती है, कुछ चीज़ों को हम बहुत सा डिबेट में इन सब बातों में चर्चा मीडिया के सामने कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ईओडब्ल्यू और एसीबी अब नए सिरे से उसको कर रहा है, जो उन्हें नए साक्ष्य मिले हैं हुआ तो है। अब सब उसको साबित कितना कर पाते हैं, ये विभाग की जो जांच एजेंसियां उनको देखना पड़ेगा। लेकिन नए ढंग से अब नई शुरुआत इस पे हुई है, ईओडब्ल्यू ने कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसका परिणाम आएंगे और नए ढंग से इसकी जो अब ईडी से खेमे में अब राज्य के में आ गई, राज्य अपने ढंग से अब इसमें जांच पड़ताल करेगा और उम्मीद है कि नए सिरे से कई चीज़ें जनता के सामने और आएंगी। जनता के सामने कई चीज़ें नए सिरे से आएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि अगले साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते फिर से एक बार नया डेटा आएगा, उस डेटा में ये रहेगा कि इतने की शराब फिर से छत्तीसगढ़ वासी पी चुके हैं। देखिए, ये तो सरकार की एक बहुत बड़ी दुकान है जिससे फ़ायदा होता है। कुछ डेटा ऐसा है कि जो हिंदुस्तान में चौथे पाँचवें नंबर पे हैं हम, छत्तीसगढ़ स्टेट शराब के मामले में। हिंदुस्तान में महिलाओं में नंबर 1 है छत्तीसगढ़। लगभग 39.5 लोग हमारे यहाँ लिकर का सेवन करते हैं और जो काफ़ी नंबर्स में आप देखें तो चौथा या पाँचवा स्थान होगा सभी स्टेट्स में। रेवेन्यू मॉडल में तो हम सबसे आगे हैं, जो मैंने आपको बताया। महिलाओं के सेवन में हम सबसे आगे हैं। महिला, हालांकि वो बात अलग है कि उसका रीज़न कुछ हमारे ट्राइब्स से ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एक ट्राइब अनुसूचित जाति जनजाति पेशा कानून के अंतर्गत तो खुद शराब बना सकते हैं, एक बड़ा कारण वो भी है। ऐसा नहीं कि हमारी महिलाएं वो शराब पीती हैं, बात वो नहीं, बात ये कि जो ट्राइब्स क्षेत्र है उनको तो बढ़ाने का अधिकार है, जो उनको एक कानून में उनको छूट मिली हुई है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो शराब के मामले में कुछ जो प्लस पॉइंट, हमारा सबसे बड़ा राजस्व का एक जरिया होता है और इतनी फ्री बीज की घोषणाएं सरकारें करती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको धन होना, सरकार को धनवान होना जरूरी है, तब तो वो बांट सकेंगे तमाम तरीके की जितनी भी योजनाएं फ्री बीज की है। वो कैसे संभव होगा? अच्छा, ये जब आप कह रहे हैं एक लाइन कि सरकार के पास धन होना जरूरी है, तो ये सरकार की पूरी तथाकथित रचित एक वो है, हाँ, कि आप फ्री बीज दें और उधर से उसी पैसे को लिख करके एडिक्ट करके लोगों से ले लें। देखिए, आप जो है सरकार क्या करती है कि सरकार का जो फायदा है, आप देखिए सरकार क्या कहती है कि शराब के टारगेट भी दिए जाते हैं। किसी अधिकारी, आपको बिलीव नहीं होगा कि किसी जिला अधिकारी के क्षेत्र में अगर कम शराब अगर बिकी तो उसको नोटिस जारी हो जाता है कि आपके क्षेत्र में इतनी शराब क्यों बकी, इसका कारण बताइए। तो एक तरफ सरकार जो है 8,200 करोड़ रुपए का राजस्व लेती है और एक औपचारिकता भी करती है भारत माता वाहिनी जैसे सोशल वर्क करके कि शराब रोकने के लिए 100 करोड़ खर्चे भी किए जाते हैं। तो हम शराब बंदी के लिए अगर कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो 99% प्रॉफिट लेके 1% का CSR हम करते हैं, ये सर करते हैं और हम दिखा देते हैं कि हम शराब बंदी की तरफ जा रहे हैं। जबकि एक बड़ा कारण था कि जब भूपेश बघेल ने कहा था कि शराबबंदी होगी तो महिलाओं ने बहुत बम्पर मतों से उनको जिता के लाए थे, कि जब कांग्रेस का एक मत था कि हम शराबबंदी करेंगे, वो वादा पूरा हो नहीं पाया। वो बात अलग है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। एक विकसित और विकासशील राज्य के लिए ये संभव भी नहीं है। और फिर ऐसे राज्य जहाँ पे पेशा कानून हो, अनुसूचित जाति के क्षेत्र हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो, ऐसी जगह 7 स्टेट से घिरा हो और फिर उससे हमारे काफ़ी राजस्व मिलता हो, ऐसी समय शराबबंदी व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं इसे उचित भी नहीं मानता और है भी नहीं। फिर स्मगलिंग होती है, 7 स्टेट से घिरा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से, सोशल दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत सारी चीज़ें संभव भी नहीं शराबबंदी की अगर हम बात करें तो। लेकिन शराब की बंदी के कारण, शराबबंदी के लिए हम 100 करोड़ खर्चा करते हैं, तो एक औपचारिकता भी हम करते हैं और खूब धन हम उससे कमाते हैं। सरकार की सबसे प्रॉफिटेबल शॉप बोलना चाहिए, दुकान बोलना चाहिए या मॉल बोलना चाहिए, यही है। बिल्कुल, सरकार के सबसे प्रॉफिटेबल मॉल दुकान यही है। थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। 15 साल इस प्रदेश को बने, अभी 23 साल पूरे हो चुके हैं, 24वां चल रहा है। तो जब इस 23 साल के प्रदेश में 15 साल पहले बीजेपी रही,
5 साल का बीच का समय मिला कांग्रेस को और अब फिर बीजेपी सत्ता में। इन तीनों में आपने कांग्रेस की जो पॉलिसी थी शराब बेचने की, उसको बड़ा अच्छे से विस्तृत ढंग से बताया। थोड़ा सा और पीछे जाके जिस पॉलिसी से सब परेशान थे, बीजेपी की जो 15 साल की पॉलिसी थी, जब आके अचानक से भूपेश बघेल ने कहा कि हम प्रदेश में शराबबंदी करेंगे और एक्साइटेड होकर पूरी महिलाओं ने उनको वोट दिया, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या को, कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसने प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या को शराब पीने की तरफ ढकेला? वो भी तो कोई पॉलिसी रही होगी, उस पॉलिसी पे थोड़ा सा कुछ। देखिए, ऐसा नहीं कि ये सरकार, भूपेश सरकार के समय ऐसा हुआ, ये इसकी स्ट्रेटेजी, इसकी प्लानिंग, इसकी ये रेवेन्यू मॉडल जो अनोखा जो बनाया गया है, ये पिछली सरकार मतलब रमन सरकार में ये बना था। लेकिन फला फूला और इसके एवज में जिन्होंने पैसे कमाए थे वो कांग्रेस सरकार थी, ये बात सच है। ये नीति निर्धारण जो हो चुका था, या इस नीति के जनक मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से, वो रमन सरकार थी। ये नीति को लाने में, इस तरीके की नीति ला के जो राज्य में लाने का श्रेय तो भाजपा सरकार को ही था। बहुत ज़्यादा इसको डेवलप करके, इसको मॉडर्नाइज करके और तब्दीलियाँ करके प्राइवेट हाथों में देने का काम लेकिन पिछली सरकार ने प्राइवेट हाथों में नहीं दिया था। इस सरकार ने, मतलब पूर्व सरकार ने, भूपेश सरकार ने इसको प्राइवेट हाथ में देके, अपने करीबियों को देके, इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके इससे काफ़ी धन इसमें कमाए, ये बात भी सत्य है। तो ऐसा नहीं कि भूपेश सरकार ने इस पॉलिसी को बनाया था, पिछली सरकार ने इसको, भूपेश जी की पहले जो सरकार थी उन्होंने बनाया, भूपेश जी की सरकार ने इसको काफ़ी मॉडर्नाइज किया, ये आप कह सकते हैं। और इसके मार्फत ही काफ़ी बड़ा करप्शन इस पर हुआ है। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि अब वैष्णो देवी सरकार आ गई है, प्रदेश में फिर से एक बार भाजपा सरकार है। क्या लगता है, आपके काफ़ी करीबी भी हैं, सरकार से आपका नोक झोंक का संबंध भी है, अभी क्या ये पॉलिसी में फिर से कुछ परिवर्तन करके इसको जनहित में कुछ नया रूपरेखा लेके आएंगे, कैसे करेंगे? देखिए, स्पष्ट बोले स्वाति, तो जनहित जो है वो बहुत सरकारों के लिए वो सेकेंडरी मुद्दा होता है। प्राइमरी मुद्दा तो आप भी समझ रही हैं कि प्राइमरी ये है कि पहले चीज़ें हमारा भला कैसे हो, कोई भी सरकार हो। तो उसमें मैं कहूँगा कि जब आपकी सरकार की खुद की संस्था है, ब्रिवेज कॉरपोरेशन, तो सरकार उसको, अगर आपको पसंद नहीं था तो वो वाला मॉडल को क्यों आपने, जब आप भ्रष्टाचार हुआ है, ब्रिवेज कॉरपोरेशन को लगभग भंग किया गया, तो आप पुरानी व्यवस्था क्यों नहीं ले आए? आपने वो हो सकता है कि इसमें देखिए, आप गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, आप उसकी गुंजाइश को ही ख़त्म कर देते हैं। आपको लगता, आपने भी, इस सरकार ने भी, उन्होंने 3 को काम दिया था, इन्होंने 9 को काम दिया है, लेकिन उस व्यवस्था वही है, राजस्व का तरीका भी वही होगा। अब 9 लोग इसमें काम करें, हालांकि मोनोपोली कम हुई है। पहले वो तीनों संस्थाएं लगभग एक आदमी से जुड़ी थी, अभी अलग अलग लोगों को दिए, तो ये तो कहूँगा कि मोनोपोली ख़त्म हुई है। सिस्टम वो ख़त्म नहीं हुआ है, मोनोपोली ख़त्म हुई। ये मोनोपोली और सिस्टम की बात अगर आप कर रहे हैं तो दोनों में बड़ा बेसिक फ़र्क है। मोनोपोली पिछली सरकार में थी, इसमें मोनोपोली ख़त्म हुई, लेकिन सिस्टम वही है, मतलब धन उगाही की अभी भी गुंजाइश दिखती तो है। तो मान के चले कि पिछली बार अगर इसमें घोटाला हुआ था 20,000 करोड़ का और अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि इस सेक्टर में हमेशा 15% का ग्रोथ मिनिमम लेके चला जाए, तो ये नेचुरल ग्रोथ में ये आप सही जा रहे हैं कि आप अगर ये चीज़ें, मतलब कोई भी सीएम आए, 15% 20%, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। आप तो घोटालों में भी क्या 15-20% बढ़ेंगे? निश्चित तौर पर जब राजस्व, जब शहद बढ़ेगा तो मधुमक्खियाँ भी ज़्यादा ही आएंगी, तो उस हिसाब से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है, तो डेफिनेटली उस, अब करप्शन के चांसेस उतने ज़्यादा, करप्शन के जो दरवाजे बंद होने चाहिए थे, मेरा कहना है कि वो बंद नहीं हुए हैं, अभी भी खुले हैं। मोनोपोली ज़रूर बंद हुई, ये मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा। तो अभी भी गुंजाइश करप्शन की दरख्तों से झांक तो जरूर रही है। तो ये जो पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये ज़माना बदलने का दुष्परिणाम है। कंक्लूजन लास्ट तक ऐसे ही निकल रहा है। और हाँ, भ्रष्टाचार तो हुआ है, दिल्ली में हुए भ्रष्टाचार से शायद एक कदम आगे ही निकलेगा छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला, ऐसा मान के अभी हम चल सकते हैं। दिल्ली के लोग पीते हैं, यहाँ पे ये चीज़ कई क्षेत्रों में लीगल भी है। जो हमारी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, ST/SC जोन के क्षेत्र हैं, चाहे वो बस्तर कह लीजिए या चाहे सरगुजा संभाग कह लीजिए, वहाँ की महिलाएं इसको बनाती भी हैं और बेधड़क
अल्कोहल को बेचती भी हैं। पर हाँ, वो महुआ होता है, वो लांदा होता है, उसके लिए किसी तरीके की दुकान की या लिक्कर गैलरी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था पूरा कंप्लीट ब्यौरा छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले का, जिसकी हमने पूरी जानकारी ली यहाँ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रुचि शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी समय दिया और विस्तृत चर्चा की। तो शराब घोटाले पर ये थी लोकमत की विशेष रिपोर्ट। मैं स्वाति कौशिक, छत्तीसगढ़ से।